शरफू, आपकी किस्मत अच्छी कि आप शादी पे नहीं गए। मेरे डैडी मरहूम फरमाया करते थे, गर्मियों की शादी और सर्दियों की खेती बाड़ी बड़ा मुश्किल काम। मामू, खेती बाड़ी तो आपने कभी की ही नहीं, शादी आप किसी भी सीजन की नहीं छोड़ते, चाहे सलाह भी क्यों ना आया हो। सनी के बच्चे मामू से मस्खरियां करते हो। आ लेने दे बाजी को, तुम्हारी शिकायत करूंगा। चले बाजी को भी बता दीजिएगा, पहले यह तो बताएं कि शादी में हुआ क्या है। वही जो हमेशा से होता आया, खुराक की कमी और मामू की नापसंदीदा डिशें। सनी यहाँ बैठ के बातें बना रहे हो, वहां मुझे आपने पानी तक नहीं पूछा। अस्तगफिरुल्लाह। मामू, गुलजार साहब से कह के आपको ठंडे पानी की बोतलें भिजवाई तो थी, और क्या हाथ धोने वाले हमाम के साथ पाइप लगा के आपके मुंह में ठूंस देता। बड़ा आसान किया आपने, सादे पानी की बोतलें भिजवा कर। उधर कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई थी, वो भिजवाते हुए आपको मौत पड़ रही थी। 1.5 लीटर की बोतलें मुझे मुंह चढ़ा रही थी। मामू, वो तो मैंने इसलिए नहीं भेजी, दिल साहब की शादी पे भी आपने 1.5 लीटर वाली बोतल में आलू बुखारे की चटनी डाल ली थी। ओए होए, चाय पी के मुझे तो होश आई है। यकीन करो, मुझे तो नींद के मारे चक्कर आ रहे थे। बिटिया, अगर चाय बनाई थी तो मेरे लिए भी बना लेती, मैं भी सफर करके आया हूँ। सॉरी मामू, ज़हन में नहीं रहा। जाओ शरफू, मामू को चाय बना कर दो। शरफू, आप सनी को चाय बना दो, मैं यही पी लेता हूँ। मामू ना पिए, इसमें चीनी ज्यादा है। चीनी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। और कितनी को ग्रोथ चाहते हैं आप? इस सोफे पे अकेला बैठना चाह रहे हैं? बनाकर लाओ चाय सनी के लिए। मामू, आपके अब्बू ने कभी किचन के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो काम भी बहुत मुश्किल होता है। किचन के बारे में नाना अब्बू के ख्यालात बिल्कुल मामू जैसे थे। हम जब भी नानी अम्मी के घर जाते थे, नाना अब्बू या तो कुछ खा रहे होते थे या नानी अम्मी उनके लिए कुछ बना रही होती थी। और मामू क्या करते थे? मैं धमाल डालता था। तुमने डालनी है? मामू किचन से सेहन तक और सेहन से किचन तक ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। नाना अब्बू को रोटी ला के देते थे और बीच में से एक आध बोटी खुद भी खा लेते थे। और सेहन में ऐसे चक्कर लगाते थे जैसे बेलने में बैल दौड़ता है। क्यों फजूल बातें कर रहे हैं? आप तो उस वक्त बहुत छोटे थे, आपको क्या पता हो? इसी कमबख्त को तो पता है। इसको झूले देने के लिए कंधे पे बिठा के मैं दौड़ता था, और कोई मुझे चुड़ैले नहीं चिमड़ी हुई थी। ओहो सनी, फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, मुझे बाजार से कुछ चीजें ला दो। आओ, मैं तुम्हें लिस्ट बना कर देती हूँ। सनी, तुम अब बादामों वाली खताइयां क्यों नहीं लेकर आते? मामू, वो बेकरी सील हो गई है। सील हो गई है? क्या वो जाली बादाम डालते थे? जी, वो प्लास्टिक के बादाम डालते थे। बहू तो चाय बिल्कुल मजेदार नहीं बनाती। वाह, सारी पी भी गए हैं और आपको मजेदार भी नहीं लगी। ज्यादा बकवास ना करो। तुम ऐसा करो कि मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। क्या बनाया है? मामू, आपको शादी पे खाने को कुछ नहीं मिला? जो आते ही आप खाने का पूछने लग गए। मिला था, लेकिन जो घर के खाने की बात है उसका तो जायका ही कुछ और है। शुक्र है कि आपको मेरे हाथ का जायका तो पसंद आया, वरना तो आपने जब भी निकाले हैं खाने में से नुक्स ही निकाले हैं। मैंने तुम्हारे हाथ का नहीं कहा, घर के खाने का कहा है। पहलवान जी, घर में खाना मैं ही बनाता हूँ, कोई फूड स्ट्रीट से मंगवा के नहीं रखा होता। ठीक है, अब आधी रात को मुझे उठा के कहिएगा सही कि शरफू, भूख से मेरे पेट में डायनासोर दौड़ रहे हैं। ये डायनासोर से याद आया, भाईजान और दुरानी अंकल नजर नहीं आ रहे। ये डायनासोर का सुन के दोनों में से किनका नाम ज़हन में आया आपके? ओए, गलत समझ रहे हो तुम। मेरे कहने का मतलब यह है कि दुरानी अंकल जितने शिकार के शौकीन हैं, कहीं डायनासोर के शिकार पे तो नहीं निकल गए?
फिलहाल तो वो बाहर घूमने के लिए गए, मैं आते ही होंगे। ओए होए 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 होए, जरूरत से कुछ ज्यादा ही खा लिया भाई। तशरीफ रखे जनाब, तशरीफ रखे। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। कद्दूस, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, ब्रो। जी जी जनाब, जी जी। ताजा शिकार हुआ हो, वो भी मुर्गाबियों का, तो किसका हाथ रुकता फिर? हाय। मैं माफी चाहता हूँ, मुर्गाबियां नहीं पकी हुई थी, सादा मुर्गा पका हुआ था। और आपने सिर्फ इतना शिकार किया था कि बंदूक सीधी करके दुकानदार से कहा था वो वाला निकाल दो। मैं ज्यादा बारीकियों में नहीं पड़ता। अच्छा जी। मुझे जहां भी वैसी जानवर नजर आए, मैं उसको जंगल डिक्लेयर कर देता हूं। ये जितना जोर तुम जंगल डिक्लेयर करने पे लगा रहे हो, उतने जोर से गोली क्यों नहीं चलाते? ओहो दुरानी अंकल, बंदूक नीचे करें। सड़क पे गाड़ी का शाख टूटा तो वो नीची हो गई, और तुम मेरी बंदूक नीचे करवा रहे हो। आखिर इंसान शिकार करे तो कहां करे? दुरानी, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है मेन रोड पे ही गाड़ी का शॉक टूट गया और हम जंगल नहीं पहुंचे। अगर जंगल पहुंच जाते, वहां जाके शॉक टूट जाता, तो भाई बंदर को तो मैकेनिक का काम भी नहीं आता। बंदर मैकेनिक बन भी नहीं सकता, ओहो। क्योंकि वो ऐसे से करता है, ऐसे से करता है। चाबी कैसे पकड़ेगा, प्लास कैसे पकड़ेगा? बनमानस भी नहीं, उसकी तो शक्ल मिलती है मैकेनिक से। नो नो नो, वो हड्डराम होता है, हड्डराम। टांग पे टांग रख के इधर उधर देखता रहता है, या बड़ा टाइम मिले तो बीवी की जुएं निकाल लेता है। हाँ, अलबत्ता एक दफा जंगल में गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। एडवेंचर, गुड, एडवेंचर। वाह। वैसे तो तुम्हारे साथ बैठना भी मेरे लिए एडवेंचर ही हो। ओ यस। हाँ, तो जब बैटरी डाउन हो गई गाड़ी की, तो मैंने गैंडे की मिन्नत की। वो मान गया, फौरी मान गया। उसने पहचान लिया कि ये दुरानी है। गुड। उसने फिर गाड़ी को धक्का लगाया, और फ्री में धक्का नहीं लगवाया गैंडे से। अच्छा। इस तरह तो फिर दुरानी का रिकॉर्ड खराब होता ना। वाह। गाड़ी में स्टाला पड़ा हुआ था, मैंने सारा स्टाला उसको गैंडे को खिला दिया। गुड। अपने हाथों से। वाह वाह, उसने दुआएं दी होंगी बड़ी। हाँ, हाय, आप शिकार पे नहीं गए? और नहीं भाई, कौन से शिकार पे जाना था, मेन रोड पे ही गाड़ी का शॉक टूट गया। वो तो फोन करके मैकेनिक को बुलाया, उसने बताया जी कि शॉक तो बड़ी देर का टूटा हुआ है, ये दुरानी साहब पता नहीं कैसे गाड़ी लेके घूमते फिरे हैं। वैसे एक दफा मैंने अब्दुल सलाम को बिठाया था गाड़ी में, इसके बैठने से कड़क की आवाज आई। अच्छा। मैंने तभी अंदाजा लगा लिया था कि गाड़ी का लक टूट गया। और लक नहीं टूटा दुरानी अंकल, शाख टूटा। जब पता चल गया था कि शिकार पे नहीं जा सकते, तो हम ऐसे शादी पे चले जाते। ओ भाई, लोग तो मरब्बतन कह देते हैं बमाए अहले खाना आए, मगर ये जरूरी तो नहीं है ना कि अब सारा खानदान ही जाए। 2 बंदे ज्यादा से ज्यादा चले जाए बहुत है। हाँ। वैसे भी तुम अब्दुल सलाम को ले गई हो, इससे ज्यादा उन पे क्या बोझ डालना था। तो मैं भी चला जाता, दुरानी बेचारा पीछे बोर होता रहता। भाईजान सीधे तरीके से बताएं, पीछे से पार्टी होती रही है, वो भी देसी मुर्गे की। क्या? बात को मत बदलो, एक गाड़ी का शॉक तोड़ दिया, ऊपर से बकबक कर रहे हो। भाईजान मुझे ख्वाब आनी थी कि गाड़ी का शाख टूट गया है। जब गाड़ी में शार्क बैठेगी तो शार्क ही टूटेगा। दुरानी अंकल, आप किस किस्म के शिकारी हैं? आपको व्हेल मछली और शार्क में फर्क ही नजर नहीं आता। दफा जो शरफू, जी। आप हद करते हैं। पहले मेरे भाई को बारात पे खाना नहीं मिला, ऊपर से आप दोनों ने चढ़ाई कर दी उसके ऊपर। क्या कह रही है भाभी जान? अब्दुल सलाम को शादी में खाना नहीं मिला? जी हाँ। तो आपने 112 पे फोन क्यों नहीं किया? ये इमरजेंसी है। ओ भाई, एक मिनट ठहर जाओ। 1122 इसको खाना नहीं मिला जी। मैं तो इस फिक्र में पड़ा हुआ था कि ये शादी पे पहुंच गया, अब बाकी बारातियों को खाना मिल जाए। सही। आपकी लाडली बहू और बेटे को कहा था कि मामू को पूछते रहना, लेकिन उन्हें सेल्फियों से फुर्सत मिले तब ना। ओहो मामा, बार बार मर्दों की तरफ जा जा के पूछना अच्छा तो नहीं ना लगता।
ओ बीबी, खामन से बात करने के लिए तुम कितनी बार गई हो मर्दों वाली साइड पे? इतनी तुम पर्देदार। चलो मामू को ना पूछा, मुझे कौन सा आगे पूछती रही हो? ओहो, वो क्यों पूछती? शादी को उसकी फैमिली में तो नहीं हो रही थी। वो जिनके घर शादी थी उन्होंने पूछना था, ये इसने पूछना था। हाँ। वैसे भी अभी माशाल्लाह तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम कौन सा गिट्टे गोडों से रह गई हो। खुद उठ के भाग दौड़ के खाना पकड़ो, बल्कि बच्चों को भी खिलाओ। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मेरी साथ वाली टेबल पे जो फैमिली बैठी थी ना, उनकी बहू बार बार आके अपनी सास से पूछ रही थी कि अम्मी जान और कोई चीज लेकर आऊं आपके लिए। मामा वो तो इसलिए बार बार अपनी सास से पूछ रही थी क्योंकि उसकी सास का पेट खराब था। वो तो अपनी सास को छेड़ रही थी। फजूल बातें ना करो, एक मर्तबा नहीं तुमने पूछा, ना मुझे ना मामू को। अम्मा, आप तो बिला वजह इस पे नाराज हो रही हैं, इसमें इसका कसूर नहीं है। लो आ गया इंटरनेशनल जोरू का गुलाम। जरा अपना हाथ दिखाएं। क्यों, नजूमियों का काम भी सीख लिया आपने? नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके हाथों की मेहंदी अभी उतरी है कि नहीं। ये देख रही हैं आप ही। अब आजकल के बच्चे भी उठ के मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओ मामू, उठ के आप अपने लिए तो खाना डाल नहीं सके। वो जो फुफो नसरीन की नंद जिनको तलाक हुई है, आप उनको 4 दफा खाना देने गए हैं। ओ, और इसको ये नहीं पता कि नसरीन की नंद को तलाक क्यों हुई थी। उसने अपने खामद को चाकू मार दिया था। खामद को? जी, और मैंने सुना है कि वो हर मोटे बंदे को चाकू मार देती है। देखो जरा, बच्चों की गलतियों में पर्दा डालने के लिए मेरे भाई के पीछे पड़ गए हैं। मामा, मैं शादी वाले दिन भी आपसे पूछती रही हूँ। मेहंदी वाले दिन तो मैंने खुद प्लेटें भर के आपके आगे रखी हैं। जी हाँ, मैं चश्मदीद गवाह हूं कि इसने आपको खाना दिया है। फिर शादी वाले दिन आपके कपड़े प्रेस करके इसने लटकाए हैं और आपके बाथरूम में टॉवल भी रखने गई है। देखा भाई, कैसे छोटी छोटी बातें अपने खावन को बताती है। ख्याल तो ये सिर्फ अपनी बीवी का करता है। उसे तो पार्लर भी ले गया था तैयार करवाने के लिए। इतनी तौफीक नहीं हुई कि माँ को भी पूछ ले। अब्दुल सलाम, तुम्हारे जैसे फफे कुटने दरियाई घोड़े मगरमच्छों में भी लड़ाई करा देते हैं। मगरमच्छों में? हाँ कदूस, तुमने शायद मगरमच्छों को लड़ते हुए देखा नहीं। इतना बड़ा अब तो मुंह खोलते हो। मगरमच्छ का ही मुंह खुला हुआ देखकर किसी दानश्वर ने कहा था, मेरा मुंह मत खलवाओ। ओ मामा, सीधी सी बात है, आप लोगों को तो वो सारी फैमिली जानती थी। पिंकी का कोई वहां पे वाकिफ नहीं था, इसीलिए ये खामोश होकर बैठी रही। हाँ, वो खामोश होकर बैठी रही, पर तुम्हारी तो जुबान कैंची की तरह चल रही थी ना। किसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी? यहाँ बैठे चाचू, मैं चाय का कहती हूँ आपके लिए। तुम लोग किधर आ गए थे भाई? हम जरा बच्चों को ड्रॉप करने गए थे। मेहरबानी ये इरफान और आयजा की, इन्होंने हमें पिक भी कर लिया था और बच्चों को ड्रॉप भी कर रहे हैं। और कैसी बात कर रहे हैं अंकल, आपकी अपनी गाड़ी है। वैसे भी बच्चों ही ने तो शादी एंजॉय करनी होती है। भाई मुझे तो सारी शादी में ये फिक्र ही नहीं रही कि बच्चों को भी देखना है। इरफान और आयजा जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। देखो, दूसरों को भी अपनी गाड़ी में घुमा रहा है और एक मेरा ये सुरजन तारा है, बीवी का गुलाम, जो मामू का भी नहीं पूछता। हाय हाय हाय, कोरोना का एक बहुत फायदा हुआ था। ये औरत मुंह पे मास्क लगा के फिरती थी। मास्क की वजह से कोरोना के दिनों में कम बोलती रही, और इसे ये अंदाजा नहीं होता कि ये मुंह से बात नहीं निकालती, आग निकालती है, आग। किस तरह की गुफ्तगू करती हो। लोगों को नहीं घुमा रहे थे, वो उसका चाचा है आयजा का। और पता है तुम्हें अच्छा भला कि आयजा बचपन से ही चाचू से बड़ी अटैच है। हाँ जी, ये तो मैंने देख ही लिया है। आयजा को भी शादी वाले घर में माँ की फिक्र नहीं थी, चची और चची के बच्चों की फिक्र थी। हो, ऐसी बात नहीं है भाभी, आयजा को आपकी भी फिक्र थी। बस रहने दो, फिक्र होती तो बेगाने घर में माँ को ना पूछती। ओहो, शादी पे गई हुई थी तुम या वहां अस्पताल दाखिल हुई थी? या ये मेकअप शेकअप करके तुम शादी में हाय हाय करने गई थी? क्या हो गया तुम्हें? क्या पूछते तुम्हें? कुछ स्कूटर लग गया तुम्हारे गोडे पे?
ये रक्शे पे गई हो शादी में और रास्ते में रक्षा उलट गया है। इतनी सेहतमंद औरत को तो ये पूछना भी गलत बात है। क्या हाल है आपका? हाय, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। कुदूस, अगर इस वक्त आपकी लड़ाई हो रही है तो मैं शाम को आ जाऊं? बैठे रहो, शाम तक चलेगी ये। यार आप ना आपस में लड़े। इरफान बेटा, अब आपने मुझे छोड़ने नहीं जाना, मैं कैब मंगवा लूंगा। क्यों चाचू, मेरी आयजा से बेइज्जती करवानी है? उसने कहा था कि चाचू को घर छोड़ के आना है, बेशक रात के 2 बज जाएं। ओ, रात को 2 बजे तुम गाड़ी चला लेते हो? जी, क्यों मैं नहीं चला सकता? चलाओ बेटा चलाओ, लेकिन याद रहे रात को 2 बजे गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करना, कहीं हवा से कमजोर परिंदे की तरह उड़ ना जाओ। दुरानी क्या फजूल बात कर रहे हो? मजाक से कर रहा था। इरफान तो हमारा बड़ा अच्छा दामाद है। हाँ। ये तो लाखों में एक है, बल्कि एक भी नहीं, लाखों में आधा है। इरफान बेटा, माइंड ना करना यार, ये दुरानी बचपन का दोस्त है, ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तुम बताओ ना जरा फर्रुख, तुम बच्चों को लेके क्यों नहीं आए साथ? वो भाईजान, काशिफ का कल पेपर है और दानिया की भी कल असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट है। बड़ा मुश्किल होता है जी। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वाह जी वाह, अभी फुर्सत नहीं मिली खाना खाने की तो ये हालत है। अगर फुर्सत मिल जाती तो गाड़ी के सिर्फ शाग ना टूटते, गाड़ी भी बीच में से टूट जाती। दोस्त, ये बातें तो छोड़ो सारी, तुम यूनिवर्सिटी में घुसे कैसे? हाय हाय दुरानी भाई, सारे उल्टे काम आपके पास ही हैं। आप बच्चों को भला ये समझाएं कि चाचे की इज्जत नहीं करनी, मामू की भी इज्जत करनी है। आप साथ मिल जाते हैं बच्चों के। ओहो, मामू की भी करते हैं इज्जत, और क्या करें, शादी पे साथ लेके गए हैं, साथ लेके आए हैं, और क्या करें। लो, कब लेकर गए हैं ये मुझे? इन्होंने तो मुझे किराए वाली मोटरसाइकिल करवा दी थी। सारे रास्ते में मेरी आंखों में मच्छर पड़ते रहे। तो क्या जरूरत थी जाने की? उस वक्त तो मैं कलपता रहा हूं कि भाई 1-2 बंदे चले जाएं, शादी का कोई भी दावतनामा मौसूल हो जाए सही इस घर में, सारे तैयार हो जाते हैं। इतनी शर्मिंदगी होती है दुरानी, जब भी किसी शादी पे गए हैं बाखुदा, इस तरह ये गाड़ी में घुसे होते हैं, उधर जाके गाड़ी रुकती है और ये गाड़ी में से निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि मुर्गियों वाली गड्डी आ गई। हमारी तो फैमिली हाल में घुसती है तो लड़की वालों की दौड़ें लग जाती हैं, शायद बारात आ गई है। बुलाया है किसी ने, बस 1-आध बंदा चले जाओ, 2 चले जाओ, बात खत्म। कुछ जरूरी है कि उसको पिकनिक समझ के वहां सारा टब्बर पहुंचे और जाके उनके खाने का, उनकी सेटिंग का, उनके इंतजामात का सत्यानाश करके घर आए। अजीब ये रवाज हम लोगों ने पकड़ लिया हुआ है। कई लोग तो शादी पे बाखुदा ऐसे जाते हैं कि जैसे कोई लॉटरी निकल आई है। चले, आइंदा जब भी कोई कार्ड आएगा ना, आप मुझे और मेरे भाई को ना लेके जाइएगा, अपनी लाडली बहू और बेटे को ले जाइएगा। अगर ईमान से आप इस इरादे पे पक्की हो जाओ ना, तो हर शादी वाले घर से तुम्हें थैंक यू का मैसेज आए। ना भाईजान, ऐसे तो ना कहें, भाभी के साथ ही तो हमारी रौनकें हैं। लो भाई दुरानी, मुझसे कसम उठवा लो, फर्रुख सिर्फ इसलिए भाभी की तारीफ कर रहा है कि इसने चाय पीनी है। नहीं यार, भाभी इतनी अच्छी है, वो कहे बगैर ही पिला देती है। अच्छा जी, पिलाती हूँ आपको चाय। अब्दुल सलाम, तुम चाय के साथ कुछ लोगे? क्या लेना है, खताई खत्म हुई। अल्लाह ना करे कोई इंसान टेंशन में ना हो। ये तो ठीक है, वैसे भी स्कूटर छोटा है, लत्तां बड़ियां ने थोड़ी। यार मैं बात करूं या आप लोगों ने मुझे जुगत पानी करना है? अच्छा यार, आज आते हुए ना रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, मैं इसलिए ब्रेक लगाई कि अल्लाह ना करे कोई बंदा जख्मी ना हो गया हो, तो किसी को लेके जाना हो तो चलो मैं अपने स्कूटर पे बैठा के ले जाऊं। अच्छा, आपने ब्रेक लगाई? हाँ, ब्रेक लगाई, लग जाती है मुझसे ब्रेक। वाह, इस तरह की सूरत हाल देख के कि अल्लाह ना करे कोई इंसान टेंशन में ना हो। ये तो ठीक है, वैसे भी स्कूटर छोटा है, लत्तां बड़ियां ने थोड़ी।
यार मैं बात करूं या आप लोगों ने मुझे जुगत पानी करना है? बात करने दें। उन्होंने ब्रेक 1 मिनट में लगाई है, हेलमेट उतारते आधा घंटा लगा है। ओ भाई ओए अखरोट दी छिल्लड़ दा हेलमेट बनवाना आराम नाल बैठ। बात जो करने लगा हूं वो कुछ और है। जी उधर मैं खड़ा हुआ हूं तो वो बंदे लड़ रहे थे आपस में अच्छा और एक दूसरे को कह रहा था कि तू मैनू जानता नहीं। इधर मेरा दिमाग फंस गया। ये फिक्रा जो है ना तू मैनू जानता नहीं, हाँ जी ये आपको हर झगड़े में लाजमन सुनाई देगा। बिल्कुल अच्छा फिर आप अगर जरा इसकी तफसील में जाएं, मैं चूंकि दानिश्वर हूं मैं तफसील में जाता हूं। जी जी लो जी हर जगह पे आपको ये फिक्रा पाकिस्तान में बोलता हुआ कोई ना कोई बंदा सुनाई देगा। हाँ जी यार तफसील में तो तुम जाते ही हो, आजकल महल्ले जा रहे हो कि नहीं? लो यार महल्ले तो जाता ही हूं और कि मैं उड़ के सीधा घर च डिग पैना यार महल्ले में से गुजर के ही घर जाता हूं। हर शख्स हर जगह पे ये फिक्रा लाजमन बोलता है आप मुझे जानते नहीं। हाँ या पंजाबी में कह रहे होते हैं तू मैनू नहीं जानता है, तू मैनू नहीं जानता। हाँ जी और यकीन मनो हर ओही बंदा ये गल कर रहा होंदा जिन्हों वाकई कोई नहीं जानता। अब चूंकि लड़ाई हो रही होती है उधर बंदा कहता भी नहीं कि नहीं जी मैं नहीं जानता। वो इनू गाल समझ के अगो पै जाता उन्होंने ये की कहन दिया तू मैनू जानता नहीं। हाँ और बिल्कुल लड़ाई फट जाती है। हाँ जिस तरह मैं बता रहा हूँ लड़ाई में वो कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई इस तरह का मामला हो, बाजारों में भी ये फिक्रा होता है, जी जी अस्पतालों में जरूर होता है। हाँ जी हाँ जी अस्पताल में अगर कोई मरीज के साथ आया हुआ बंदा लेट हो जाए या कुछ हो जाए या उसे कोई पर्ची जल्दी ना बना के दे या उसे कोई डॉक्टर जल्दी ना ना देखे मिले हाँ जी तो वो लाजमन किसी ना किसी नर्स को कह देता है हाँ या किसी अस्पताल के बंदे को कह देता है कि तुसी मैंने जानते नहीं। हाँ जी और वो नहीं जानते होते इसलिए वो कह देते हैं कि बैठ जाएं अभी आपका करते हैं काम फिक्र ना करें। हाँ फिर जाते हैं कह देता है कि तुसी मैंने जानते नहीं। हाय, अच्छा अस्पतालों को छोड़ें सरकारी दफ्तरों में चले जाएं जी लाजमन वहां भी ये फिक्रा सुनने को मिलेगा भाई जी तुसी मैनू जानते नहीं। बिल्कुल अब मैं तीजा फेरा लाया है ते मेरा अज काम कर दियो तुसी मैनू नहीं जानते। अच्छा भी जे तेन कोई जानता हो तो तू तीजा फेरा लाए क्यों? भाई अगर तुम्हें कोई एक भी उधर जानता हो तो तुम्हारा पहले फेरे पे ही काम हो जाए। हाँ। ये तड़ी नहीं लगा रहे होते, दिल से कह रहे होते हैं कि तुझे मैनू जानते। हाँ जी ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਜਾਣते नहीं हो। फिर ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਾ। नहीं तो फिर वो एसडीओ नहीं जानता होगा उसको। मतलब ये है कि हैरान कुन बात है कि यार सारा पाकिस्तान ये चाहता है कि मैनू कोई जानता हो। भाई असूल और जो कानून है या जो पॉलिसियां हैं या जो तरीकाकार है उसको अपनाएं। बिल्कुल सही ये क्या बात है कि तू मैंने जानता नहीं। हाँ भाई नहीं जानता तो तेरा काम नहीं हो रहा। हाँ तू ये छठ तड़ी नू और धमकियां देने की बजाय आप अपने क्यों में लगे। हाँ जी आपका जैसे काम होना है वो काम करें। हो जाए हाँ जी हाँ अगर आपका जायज काम भी नहीं हो रहा या आप देख रहे हैं कि ये मुझे तंग कर रहे हैं तो फिर ये ना कहें कि आप मुझे जानते नहीं, बल्कि ये कहें कि भाई जी मेरा ख्याल है आप मुझे जानते हैं इसलिए आप मेरा काम नहीं कर रहे हाय। क्योंकि काम तो उसी का नहीं होता जिन्हें कोई नहीं जानता। अजीजी साहब इसी तरह ही मैं एक बस में सफर कर रहा था, मेरे साथ बैठी हुई सवारी का कंडक्टर के साथ किराए पे फड्डा बन गया। तो उन्होंने कहता है तू मैनू जानता नहीं, उन्होंने कहा किराया कट। वो लड़ाई ਵੱਧ गई, ड्राइवर ने बस साइड ਤੇ ਲਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਫੋਨ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੁਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। अच्छा ये वाला फिक्रा ट्रैफिक वार्डन्स को बहुत सुनने के लिए मिलता है। हाँ जी। तो मैंने जानता नहीं, वार्डन किसी का भी चलान करने लगे ना जी जी हर दूसरा बंदा लाजमन उसे कहता है कि तू मैनू जानता नहीं। बिल्कुल सर और फिर पर्ची शर्ची कट के ना तो उन्हें कहता भाई जी तुहानू जानना ते तुहाडा नाम लिखिया लो फड़ो। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 10-10 12-12 ਮੁੰਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। बीवी अगो अग के कह देंदी तेनू नहीं जानती ते चार किथों जम बैठी है। फिर भी ना बंदा बाज आए बीवी भाइयों को फोन करके बुला लेती है। वो 6-7 जने डांगा लैके आ जाते ने कुटन लग पैंदे ओए तेनू जानदी नहीं ते तू इत्थे रहन किवें डे। ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ 10-12 ਡੰਡ ਜੋ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ छोड़ दो फैसल के अब्बू को छोड़ दो भाई छोड़ दो फैसल के अब्बू को छोड़ दो फैसल के। जय ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हमारे गांव में ना एक खातून बुजुर्ग औरत जी जी एक बंदे के साथ लड़ पड़ी। अच्छा ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਡਕੈਤੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁਨਸਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਛਡਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਲਣ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ है तो फिर लड़न नहीं। यार एक शूटिंग के दौरान हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे बड़े प्यारे। वो गांव में ना शूटिंग हो रही थी तो वो गांव वालों के साथ कोई एमे तू मैं शुरू हो गई। वो 7-8 बंदे मिलके तो लड़ पड़े। अच्छा ये अब उठे हैं कि मैं फेमस आदमी हूँ ये अमले के साथ लड़ पड़े हैं तो मैं जाके छुड़ाता हूँ। तो गए हैं उठ के बड़े तगड़े हो गए वो जाके गांव वालों से कहते हैं कि यार तुम मैंने जानते नहीं। वो कहते हैं जी नहीं। अच्छा उत्थे उन्होंने दूजी गल नहीं की थी बड़े आराम नाल आके वापस कुर्सी ते बैठ और पास एक असिस्टेंट खड़ा था कहते ने यार जानते ही नहीं थे एवं मैं भी ना बेइज्जत हो जाऊं। एक लड़ाई च मेरे मुंह भी निकल गया तू मैनू जानदा नहीं। ਉਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ यार जानना की है साफ नजर आ रहा है फड़ 500 रुपये जाके दवाई ले। मेरा ख्याल ये है कि ये जुमला ना जी हम अक्सर लोग ऐसे दहशत डालने के लिए बोलते हैं। हाँ जी कि कहिए ना जरा पहली गल ते जे अगला डर गया तो ठीक है तो जे फिर वो नहीं जानता तो फिर ठीक है फिर अगो माफी तलाफी तो है ही है तो मिन्नत तरला कर लांगे। अच्छा फिर होता अक्सर यही है कि अगर इस जुमले से रोब ना पड़े तो मैनू जानता नहीं जी ते दूसरा जुमला फिर वो बंदा ना जी ठोडी नूं हथ ला के कहता चल यार जान दे भरावा तेरा। कैमरे के सामने तड़ियां लगा रहे हो पुलिस 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 पुलिस। अब बुला लिया पुलिस नूं वो ये तो सीधा ही हो गया यार। ला जाए फड़ के पुलिस। क्या बात है फीके आज बहुत चुप करके बैठे हो ना शाने से कोई बात कर रहे हो ना अपनी कोई खज्जल खराबी बता रहे हो। दसा फिर तेनू दसा वो कैमरे के सामने तड़ियां लगा रहे हो पुलिस 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 पुलिस। अब बुला लिया पुलिस नूं वो ये तो सीधा ही हो गया यार। ला जाए फड़ के पुलिस 4 दिन रोटी ते मिलेगी जेल च। और यार जो बात करने के लिए आए हैं वो बात करो लड़ किस लिए रहे हो। अड़ैन दे इन्हां नूं दसन दा की फायदा इन्हां नूं दसन नाल केड़ा आटा सस्ता हो जाना है। इन्हां दे ते अपने मुंहां तो लग रहा है भी बेचारे रोटी घट ही खा रहा है। यार गोगे को देख के भी तुम्हें लगता है कि यार रोटी घट खांदा है। जे तो गरीब बंदा है तो फिर इनू सोजा पईयां आईयां ते जे अमीर बंदा है तो फिर हराम ही खा रहा उन्हें। अब भाई मैं यहाँ जॉब करता हूँ हलाल की करके खाता हूँ बकरे हलाल करते हो और हक हलाल दी रोजी कमा के खाना मैं। वैसे फीके हुआ क्या है तुम्हें क्यों नाराज से लग रहे हो किसी बात पर। आप लोगों को पता है आटा कितना महंगा हो गया। हाँ। खबरें नहीं देखते आप लोग
फेसबुक पे हाय। मैंने देखी थी कपड़े मुंशी साहब के फोन पे। अच्छा। वो सुन रहे थे, बता रहे थे कि आटा महंगा हो गया हुआ है। और फीके अफवाह सुनी होगी तुमने, फेसबुक पे ऐसी उल्टी सीधी खबरें चलती रहती हैं। हाँ। लो जी एना नाल कर लो जी गल। और भाई ये अफवाह गरीब बंदे के घर पहुंच गई है। आपको क्या पता है, कल अब्बा बेचारा आटे का तोड़ा लेने गया था। अम्मा ने पूरा 1000 रुपया दिया था। अच्छा। कई कोवाड़ी 10 किलो वाला थैला ले वो 4 दिन लंघ जाएंगे। हाय हाय। लेकिन अब्बा बेचारा छापड़े च 3 किलो आटा लेके ते घर आ गया। हाय। कहता फीके दी अम्मा 10 किलो का तोड़ा है जेड़ा 300 रुपया महंगा हो गया है, इसलिए फिर मैं सिर्फ 3 किलो आटा ले आया। हाय। तो यार ईरान और अमेरिका की जंग फिर शुरू हो गई है, इसलिए चीजें महंगी हो रही है ना। ये आटा अमरीका तो आंदा है या साडी गंदम ईरान दियां चक्कियां तो पीसी जाती है। सही की बात है। फजूल बात कर है। इतना भी नहीं पता कि जंग किधरे लगी हुई है ते आटा किधरे महंगा हो जा रहा है। हाय। ओ भाई मैंने तो जनरल बात की है, तुम पीछे ही पड़ गए हो। असल में इन्हीं बातों की वजह से गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है और इन झूठी खबरें फैलाने वालों को कोई रोकता ही नहीं है। ओए छाने ओए हाशे वाली मैडम बोलदी भी हो। यार जिड़ी हंस सकदी वो बोल नहीं सकदी। अम्मा बेचारी कह रही थी कि अभी 2 महीने पहले किसानों ने ना गंदम एवं तुसावे चुक के ते मिलों वाले अब आटा सोने के मोल बेच रहे हैं। इतनी सस्ती गंदम खरीदिया तो आटा क्यों फिर महंगा कर रहे हो? जंग का तो एवं बहाना नहीं है, वरना मलक साहब बड़ी बता रहे थे कि हमने तो गंदम 3000 रुपया मन बेची है। अच्छा। और आटा बेच रहे हैं 130 रुपये किलो। हाय। जिथे 130 का किलो आटा मिलेगा उथे गोगा ते फिर आप ही 2500 की रोटी खाएगा। फीके तुम छोड़ो आटे की फिक्र, तुम तंदूर से पकी पकाई रोटियां ला के दे दिया करो। लो जी ਤੁਹਾਡੀ कमी सी वो भी पूरी हो गई। आए आटे दी चिड़ी। रोटी कौन सी सस्ती है? तंदूरों वालों ने रोटी और नान भी महंगे कर दिए। हाँ जी। बंदा खाए की तब बचाए की। हाय हाय। मैं कल फैक्ट्री के कैंटीन से रोटी लेने गया था। अच्छा। तो उधर उन्होंने लिख के लगाया हुआ था 1 रोटी 20 रुपए की। हाय। अरे रोटी भी छापड़ से भी पतली। हाय। इतनी बड़ी रोटी है कि पूरी रोटी का एक नवाला मुजफ्फर भी खा सकता है। हालांकि मुजफ्फर का गला इतना पतला है, इसके मुंह में दाल का दाना हो ना तो ये आधा घंटा ऐसे ऐसे करता है। और रोटी इतनी पतली होती है कि बंदा तंदूर से घर तक लेके जाए तो वो पापड़ बन जाती है। हाय। बहुत महंगा हो गया आटा भी और रोटी भी। हाँ। मैं तो अमान से सारे रास्ते यही सोचता रहा हूं कि गोगा बेचारा ते साड़ी पेमेंट दिया रोटियां ही ले आंदा होना। फीके गोगे की सेहत से तो लगता है ये रोटी नहीं खाता, नान खाता है। ये नानवे नहीं खाता, ये चावलों की पड़ात खाता है। भाई मैं नहीं जिद करता, मैनू जो मिले मैं खा लेना। कल फिर जरा साडी फैक्ट्री आना मेरे हिस्से दियां गालां खा लेना। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿ ਚੋਪੜੀਆਂ? साडा नवा मैनेजर आया फैक्ट्री, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਦੋਂ ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलो तुसी धो के खा लेना। ठीक है, कौन है वो मैनेजर मुझे बताओ, मैं उस पर केस कर दूंगा, उसको मैं अदालतों में घसीटूंगा। ओनू छड्ड पड़ा जेड़े रोज आटा महंगा कर देंदे ने, ओना नू ते पहले घसीटो अदालतों में। पेट्रोल महंगा हुंदा है ते
अब अमीर बंदा कल पे जदों पेट्रोल महंगा हुंदा गरीब दियां चीकां निकल जांदियां ने अब्बा आंदा पेट्रोल महंगा हुंदा ते अमीर फेड़ा टैंकियां फुल कढ़ा लेंदे ने ते माड़े बंदे दा धक्के नाल ही नाल आटा महंगा हो जांदा जेड़ा बंदा भी कहंदा है कि यार क्यों इन्ना महंगा बेच दियो ते अगों कह देंदे ने पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है देखो जाके बिजली बड़ी महंगी हो गई है खुदा दे वास्ते जदों कोई चीज महंगी हुंदी है ते ऐ सोचदे ही नहीं कि माड़ा बंदा उनकी करेगा बिल्कुल पेट्रोल महंगा करके सिर्फ यही कह देंदे ने जी गड्डियां ले पुआंदे ने कोई गल नहीं ते गड्डियां ले ते पुआई जांदे ने ते गरीब बेचारे दे मुंह च बुड़की नहीं पैंदी अम्मा कहंदी है कि सही सियाने आंदे ने मड़ कई जान छुटनी है रोज ही कोई ना कोई स्यापा पै जाता है कभी सब्जियां महंगियां हो गई ने कभी आटा महंगा हो गया है कभी घ्यो महंगा हो गया है तो गरीब बंदा फिर ठीक है बेचारा गालां खा के काट आ जाए कड़े मैं तो हुण मोटरसाइकिल भी चलानी छड़ दी है मोटरसाइकिल दा पेट्रोल ही पूरा नहीं हुंदा तेन मोटरसाइकिल दी पई हुई है नातड़ियां थले लतां लगदियां उतरने ले भी डिग पैंदा चढ़ने ले भी डिग पैंदा जदों मोटरसाइकिल कट के बाहर लियांदा ना ते महल्ले दे बच्चे इकट्ठे हो जांदे ने चलो जी छाने नूं ते चढ़ दियां जे जदों गली च वड़दे फिर बच्चे दौड़ ला देंदे ने आ गया जे डिगन वाला भाई और जो डिगदा है ना लगता है कॉकरोच पुठा हो गया तुम मोटरसाइकिल की बात करते हो और चाचा सलामा है जेड़ा हमारी फैक्ट्री में मजदूर है बेचारा अच्छा ते कहंदा मैं ते 15 दिन हो गए ने घर जांदा ही नहीं बाहर बैठ ही ना जब साढ़े बच्चे सौ जाएंगे ते फिर जावांगा ते कहंदा बच्चियां दे उठन तो पहले मैं दौड़ना फैक्ट्री कहंदा मैं ते इस गल्लों बालां दे मत्थे ही नहीं लगदा कि कोई बच्चा चीज ही ना को मांग लवे कहंदा मेरा मुंडा मैनू आंदा सी मैनू फलीट बूट लिया दियो मैंने स्कूल में जाके खेलना है अच्छा ते कहंदे मैं हुण किथों लिया के दियां मैं कहा तेनू जदों पैसे आनगे ते फिर लिया दियांगा ते कहंदे मेरी बुढ़ी कोलों रोन लग पैंदी है कहंदी है लंडे चो ही लिया दे इन्हां नूं मैं क्या लंडे चो भी कपड़े ही मिलते ने रोटी भी लंडे चो ही मिलन लग पावे ते चंगा है जिन्नी महंगी हुंदी जांदी है रोटी तंदूर तो ते हुण खरीदन जोगे नहीं रहे असी यार वो तो रोन लग पे हुण साडा भी रोना घटाना ही छड़ दे दुखी गल्लां यार कोई अच्छी गल भी सुना दे चलो सुनाओ जी इन्हां नूं अच्छियां गल्लां असी हुण रस्ते च आंदियां सदर ट्रंप नूं मिल के आए हैं ओए अच्छियां गल्लां सुनानियां ने झूठियां गल्लां नहीं सुनानियां साडे महल्ले दा चाचा ट्रंप जेड़ा कुल्फियां लांदा है अजी वीडियो बड़ी चलती है भाई चाचा ट्रंप ने कुल्फियां लगा ली है साडे महल्ले दा है अच्छा हाँ ओनू कहो ना चाचा सारी दुनिया नू आमदाद देना सानू एक कुल्फी ही दे दे अगो जोर दी सोटी मारदा है कहंदा दूजा ट्रंप पे जेड़ा आमदाद देंदा है मैं ते आप किसे कोल आमदाद लैके रेड़ी लाई है ओनू फिर कह अपना नाम ट्रंप बदल ला ते ट्रंक रख ला ओए ओदा नाम ते चाचा साडा है ओनू महल्ले दे मुंडे ट्रंप कह दे ठीक है किन्ने दी दिंदा है कुल्फी 100 रुपया जी ते 50 रुपया जी 150 दी 20 10 दी नहीं दिंदा
दसां दी देंदा नासां च जाके उन्हें 10 फड़ा के अगे नक कट तेरियां नासां च ले दसां दी हुन केड़ी कुल्फी आंदी है 10 रुपया च हुन इशारे ते फकीर नू फड़ाओ ते अगो खिच के मुंह ते मारदा है दसां दी कुल्फी लैन तुर पिया है उन्हें तेरे नाल वड्डी रेड़ी ते कुल्फी लाई हुई है जाके 1000 रुपया दे के ओ वाली खा ले ओए ओ खोए वाली नहीं की लोहे वाली और भावें लोहे वाली है गोगे ने वो भी चब जाए तालीम जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी जरूरी है बिल्कुल सर। जरूरी नहीं है बल्कि सबसे पहली जरूरत ही तालीम है। हाँ जी। अच्छा जी, अक्सर आप ये सुनते होंगे कि तालीम जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सर। जरूरी नहीं है बल्कि सबसे पहली जरूरत ही तालीम है। हाँ जी। ये फिक्रा भी आपने सुना होगा, बल्कि वाकया सुना होगा कि बर्रे सगीर इसलिए पीछे रह गया और अमेरिका इसलिए तरक्की कर गया जी जी कि यहाँ बर्रे सगीर में मुगल जब ताजमहल तामीर करवा रहे थे अपनी मोहब्बत में, तो उस वक्त अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तामीर की जा रही है। पता नहीं वही टाइमिंग सी एक गल बनी हुई है जी जी। मगर है इस तरह की बातें। हाँ जी। अच्छा, वैसे भी जितनी हमारी होश हो गई है, हमारी जिंदगी में भी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की की है। बिल्कुल। और निचली सतह से अब बड़ा अच्छा हो गए हैं, उनकी मईशत बड़ी अच्छी हो गई है, उनकी रहन सहन की जो सकाफत है या कल्चर है वो बड़ा रिच अच्छा हो गया। मगर हमारे यहाँ आज तक इस बात को अहमियत नहीं दी जा रही, नहीं दी जा रही। हम आज भी तालीम को पीछे ही रखते हैं। वो जब बजट बन रहा होता है उस वक्त भी आपको पता चल रहा होता है, और वैसे भी आपको कारकर्दगी के हवाले से भी नजर आ रहा होता है। जी जी। जैसे 2-3 दफा हमने जिक्र किया है कि गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो वो बीच में रुक गई। हाँ जी। अब सुना है फिर को महीना डेढ़ हुआ है, उधर को डीसी साहब ने कुछ चक्कर चुक्कर लगाने शुरू किए हैं और उसकी हिलजुल भी शुरू हो गई है। अच्छा। अल्लाह करे वो बन जाए। बहुत बड़ी देर से ये चीख रहे हैं गुजरांवाला के लोग कि हमें यूनिवर्सिटी तो दें। जी। इस डिवीजन का जो सबसे बड़ा शहर है वो गुजरांवाला ही है। बिल्कुल। तो दूसरे छोटे छोटे शहरों में इतनी यूनिवर्सिटियां हैं तो हमें क्यों नहीं यूनिवर्सिटी दी जा रही। बहरहाल वो शुरू हुई है, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, फिर नई यूनिवर्सिटियां तामीर करने की बजाय हमारी जो भी हुकूमत आती है, किसी एक पे आप ब्लेम नहीं दे सकते। हाँ जी बिल्कुल सर। जो भी हुकूमत आती है ना, वो सबसे पहले जो पिछली हुकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू किए होते हैं या काम शुरू किए होते हैं, तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में, जहां जहां भी किसी भी। हाँ जी। सबसे पहले नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के प्रोजेक्ट्स या किए हुए काम या शुरू हुए कामों को रोकने की कोशिश करती है हाँ जी। कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ पिछले बंदे ਦੀ तख्ती ना लग जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह 2005 में हुकूमत ने सियालकोट में खवातीन की एक यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी। अच्छा। और इस मकसद के लिए उन्होंने 200 एकड़ जमीन भी अलाट कर दी। अच्छा। बड़ा खुश हो गए सियालकोट के लोग, वाह 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 वाह, ये तो अब सच्ची मुच्ची की यूनिवर्सिटी बनेगी। सही। अब क्या हुआ है कि ये जो हमारी प्यारी मौजूदा हुकूमत है, हाँ जी हाँ जी, वो उस जमीन में से एक बड़ा हिस्सा वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं ओहो। ताकि वहां सरकारी दफातर तामीर किए जा सकें और कमिश्नर साहिबान और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े अफसर वहां पे बैठे। अगो सानू हुण जरूरत नहीं हैगी, बंद करो यूनिवर्सिटी, निक्की करो। बड़े बन गए ने अफसर, जेडे बने ने पहले इन्हां दा ते बंदोबस्त करो, इनकी ऐशो इशरत का। तो यार क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? 200 एकड़ जमीन जो यूनिवर्सिटी को मिली है, आपकी नजर उस पर क्यों है? हुकूमत को अब क्यों ज्यादा लगनी शुरू हो गई है? उस वक्त भी कोई ऑफिसर्स ही थे ना, या कोई कमेटी बनी होगी, कुछ चंद लोग बैठ के ही उन्होंने ये फैसला किया होगा ना जी कि 200 एकड़ जमीन ये वाली जो है ये यूनिवर्सिटी को दी जाए। अब कौन से ऐसे अक्लमंद लोग आ गए हैं जो 200 एकड़ जमीन में से 120 एकड़ जमीन वापस लेने पे तुले हुए हैं कि जी इन पे सरकारी इमारतें बनेंगी, दफातर बनेंगे और ये वो।
और फिर हमारी तख्ती लगेगी। और कहा यह जा रहा है कि वहां के सियालकोट के ही जो सियासतदान हैं और बड़े नामवर सियासतदान जो सीनियर लोग हैं, जी जी, बल्कि मिनिस्टर्स हैं, वो ये काम दिखा रहे हैं। तो असल बात तो ये है कि फैसला पंजाब हुकूमत ने करना है, हाँ जी, और उसे ये फैसला अक्लमंदी से और बड़ी दूरअंदेशी से करना करना चाहिए, बिल्कुल। भाई ये जो तालीमी अदारे हैं ये तो बहुत बड़ी जगहों पे होने चाहिए। सही बात है। क्या खूबसूरत बात की थी अमजद इस्लाम अमजद साहब मरहूम ने। वो चूंकि खुद दानिश्वर आदमी थे और उस्ताद थे, सारी जिंदगी उन्होंने भी दरसो तदरीस का काम किया। हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा कि बात सुनो, बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवाना या ऐसे कॉलेज में दाखिल करवाना जिसकी इमारत बहुत बड़ी हो। जितनी तालीमी अदारे की इमारत वसी होती है, जी, जी। जगह वसी होती है, उतना ही बच्चे की सोच में वुसअत आती है। बच्चे का आईक्यू, उसका माइंड सेट वसी हो जाता है। क्या बात। ये जो छोटे छोटे घरों में और छोटी छोटी जगहों पे बने हुए हैं ना ये छोटे छोटे स्कूल, हाँ कभी बच्चे को उस स्कूल में दाखिल ना करवाना जिसकी इमारत छोटी सी तंग सी हो। बच्चे का जहन घुटन का शिकार हो जाता है। हाय हाय। वो कहते हैं कि गोरा ऐसे ही नहीं इतने इतने बड़े कॉलेजेस बनाता था, हाँ जी, बिल्कुल। ग्राउंडें बड़ी बड़ी देता था, उधर वसीहो अरीज बिल्डिंगें बनती बिल्डिंग्स थी, होती हैं, हाँ जी। ताकि बच्चे उधर जब पढ़ने के लिए जाएं, वहां सारा दिन गुजारें, तो उनका माइंड सेट, उनका आईक्यू जो है वो वसी हो, बड़ा हो, बिल्कुल, वो एक बड़ा आदमी बनने की कोशिश करे। सही बात। तो आप यार 200 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की है और उसमें से 120 एकड़ वापस ले रहे हैं, हाय हाय। और इस पे वहां के बच्चे बड़ा सख्त एहतजाज कर रहे हैं, चीख रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये ना किया जाए। अब देखे ना, अब सियालकोट की जो मौजूदा आबादी है वो 45 लाख है। इस हिसाब से आज के स्टूडेंट्स की तादाद देख लें और आइंदा आने वाले 20 सालों का हिसाब लगा लें। हाँ जी, भाई इसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स, हॉस्टल, टीचर्स की रिहाइशगाहें, लिबार्ट्रियां, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जी, दीगर बिल्डिंगें बनेगी तो वहां बच्चे जो हैं वो बड़े लोग आदमी बनेंगे, बिल्कुल। शख्सियत उनकी तामीर होगी। क्या कर रहे हैं? खुदा के वास्ते ना ये करें, अगले को 50 साल का प्लान करें। हाँ जी, एक ही दफा बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए कि कम से कम वहां पे 100 साल की अगले प्लानिंग करके तो बनाते हैं बनाते तालीमी हैं, अदारे। बिल्कुल सर। अब जाके देखें इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियां, अमेरिका की यूनिवर्सिटियां, जितने भी लोग, जी जी, जितने भी ममालिक तरक्की कर चुके हैं, कभी जाके आप उनके तालीमी अदारे देखें, वो लगता है कि पूरा शहर है, पूरा शहर है। बिल्कुल सर। अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बसें चलती हैं, अंदर बसें चलती हैं, इतनी इतनी दूर डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी इतनी दूर क्लासें होती हैं बच्चों की कि वो स्टॉप पे आगे बस में बैठ के जाते हैं और यूनिवर्सिटी की बसें अंदर चल रही हो। और सियालकोट में तो इंडस्ट्री जिस कदर फैल रही है और पूरी दुनिया में फैल रही है, जी, सामान वहां का सियालकोट का बना हुआ पूरी दुनिया पे एक्सपोर्ट होता है। हाँ जी, जब तक हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां साथ नहीं मिलेंगी, आप इस काम को कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर। बच्चियों की यूनिवर्सिटी वहां पे बहुत अच्छी बनाएं, हाँ ताकि बच्चियां भी अपने कारोबार में, अपने बुजुर्गों के बिजनेस में हिस्सा लें और पूरी दुनिया में फैल जाएं। बिल्कुल खुदा के वास्ते अब अपने जहनों को खोलें और इस तरफ तवज्जो दें। सही। ये वजीर आला पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, और जितनी वो भाग दौड़ करती हैं उनको चाहिए कि खुद चले जाएं सियालकोट, हाँ जी, वहां जाके देखें। भाई ये जो सियालकोट इतना मॉडर्न शहर है और जी। इंडस्ट्री के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले हाँ से जी। जितनी तरक्की है सियालकोट में, बिल्कुल सर। और ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल बाद आपको ये 200 एकड़ भी कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कर लिया उन्होंने काम, बेचारा बोलपन में, सादे एजुकेशन के साथ वो कर लिया उन्होंने जितना काम करना। जी जी जी, अब तो अपने बच्चों को वो बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं ताकि जो उनकी एक्सपोर्ट है उसे वो ज्यादा एक्सपेंड कर सकें, बिल्कुल पूरी दुनिया में फैला सकें। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट के लिए, यानी मुल्क से बाहर बिजनेस करने के लिए, आपको इंतहाई पढ़ा लिखा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।